आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। रूस ने भारत को सिर्फ Su-57 स्टेल्थ फाइटर बेचने का प्रस्ताव नहीं दिया है, बल्कि एक ऐसा पैकेज ऑफर किया है जिसमें भारत में लाइसेंस प्रोडक्शन, भारतीय हथियारों का इंटीग्रेशन, एआई आधारित फीचर और यहां तक कि भारतीय वायुसेना के लिए विशेष ट्विन सीट वेरिएंट विकसित करने का प्रस्ताव भी शामिल बताया जा रहा है। अगर ये डील होती है तो ये भारत और रूस के रक्षा संबंधों में एक बड़े समझौतों में से एक मानी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत वास्तव में Su-57E को खरीदेगा और क्या इससे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर असर पड़ेगा, और रूस आखिर भारत को इतना बड़ा प्रस्ताव क्यों दे रहा है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को विस्तार से समझेंगे और इसका जवाब देंगे। दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत और रूस के बीच में Su-57 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर को लेकर बातचीत अब एक और नए चरण में पहुंच चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने भारत को अब एक ऐसा प्रस्ताव दे दिया है जिसमें शुरुआत में कुछ और विमान जो है तैयार कंडीशन में भारत को देने की बात की गई है, और बाद में जो बाकी के विमान होंगे ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में बनाने को लेकर तवज्जो दी गई है। अब भारत में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसके जरिए लाइसेंस प्रोडक्शन को लेकर हम सब काफ़ी ज़्यादा अपडेट सुनते आए हैं, और हाल ही में इस रशिया टुडे और स्पुतनिक इंडिया के रिपोर्ट्स में भी यही हमें सुनने को मिला था। यानी केवल विमान खरीदने के बजाय भारत को निर्माण तकनीक और उत्पादन में भागीदारी देने की बात रूस की तरफ से की जा रही है। हालांकि यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक भारत सरकार, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या भारतीय वायुसेना की ओर से इस प्रस्ताव की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये खबर काफ़ी ज़्यादा इस समय चर्चा में है, और ये जो रिपोर्ट आ रही हैं, क्योंकि ये रशियन मीडिया से भी आ रही हैं, तो यहाँ पर हम इसको पूरी तरीके से निगलेक्ट भी नहीं कर दे सकते। और जिस प्रकार के अभी हमने हाल ही में जो अभी सर्कमस्टेंसेस देखे हैं, उसको देखकर हम ये बात तो जानते हैं कि कुछ ना कुछ बातचीत तो दोनों देशों के बीच में चल रही है। अब यहाँ पर रिपोर्ट्स की बात माने तो रूस केवल लाइसेंस प्रोडक्शन तक अब सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें कई बड़े जो प्रस्ताव हैं वो शामिल किए गए हैं। पहला प्रस्ताव है भारत में निर्माण। जिस तरह उन्होंने कहा कि हम भारत को Su-30 MKI में असिस्ट करते आए हैं, भारत की मदद करते आए हैं, और जिस प्रकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सुखोई 30 MKI का निर्माण किया है, ठीक उसी तरह हम उसी प्लान को Su-57 के लिए भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और उसी प्लान का अनुसरण करके हम भारत में इन एडवांस विमानों को बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर दूसरा प्रस्ताव जो है वो और इंटरेस्टिंग है। अभी तक ये माना जा रहा था कि रूस अपनी कथनी और करनी को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, और एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या रूस हमें उन हथियारों के लिए भी अलाउ करेगा जो कि हम लोग दूसरे देशों से सहयोग में बनाएंगे। तो रूस ने क्लियर कर दिया है कि भारतीय हथियारों और सिस्टम के इंटीग्रेशन में ना तो रूस को आज कोई आपत्ति है, और ना ही भविष्य में रूस किसी प्रकार की आपत्ति को प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब भविष्य में भारतीय मिसाइलें, भारतीय एवियोनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और दूसरे जो उपकरण है वो Su-57 फैलन में लगाए जा सकते हैं। इससे विदेशी निर्भरता कम होगी। अब तीसरा प्रस्ताव यह है कि भारतीय वायुसेना के लिए जो ट्विन सीट Su-57 है, इसका संयुक्त विकास किया जाएगा। 2 सीट वाला संस्करण प्रशिक्षण, मिशन कमांड और भविष्य में लॉयल विंगमैन या CCA ड्रोन संचालन के लिए उपयोगी हो सकता है। और ये प्रस्ताव भी रूस ने भारत को दे दिया है कि भारत अगर अपने लॉयल विंगमैन के साथ इनको ऑपरेट करना चाहता है या दूसरे जो कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है उनके साथ इसको जोड़ना चाहता है, तो भारत को किसी प्रकार की कोई समस्या रशियन एंड से नहीं होगी। चौथा प्रस्ताव यह है कि रूस भारतीय उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने की बात कर रहा है, यानी केवल जो पूरा का पूरा दारोमदार है वो एक कंपनी यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर ना आए, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर HAL के साथ साथ जो भारत की खुद की सप्लाई चेन होगी, जिसमें अलग अलग प्रकार के प्राइवेट कंपनियां होंगी शामिल, सबको बराबर जिम्मेदारी दी जाएगी, और उनके साथ संयुक्त रूप से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने पर भी रूस ने सहमति व्यक्त कर दी है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जो रशियन एक्सपर्ट्स हैं वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो उत्पादन सुविधाएं हैं इनका निरीक्षण ऑलरेडी कर चुके हैं, और उन्होंने डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट भी कर दी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पिछले 2 दशकों से Su-30 MKI का लाइसेंस प्रोडक्शन कर रही है, इसीलिए रूस ये मानता है कि भारत के पास पहले से आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुभव मौजूद है। यदि भविष्य में समझौता होता है तो उत्पादन जो है वो अपेक्षाकृत जल्दी शुरू किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो रूस है वो Su-57 को पूर्ण 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर बताता है, और वो दावा करता है कि जो वेस्ट का प्रोपेगेंडा है इसके अगेंस्ट वो सब फर्जी है।
यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर प्रमुखताओं को आप देखें और विशेषताओं को देखें तो आपको पता भी चल जाएगा। इसका रडार सिग्नेचर जो अभी के लेटेस्ट इटरेशन है उनमें काफ़ी कम बताया गया है। ऐसा रडार काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इंटरनल वेपन बेस देखने को मिल जाती है। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा सुपीरियर मनूवरबिलिटी और लंबी दूरी की जो एयर टू एयर अटैक की क्षमता है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और एआई आधारित जो सहायता प्रणाली है वो भी हमें देखने को मिलती है। रूस का दावा है कि विमान में आधुनिक सेंसर फ्यूजन तकनीक भी मौजूद है, जिससे पायलट को युद्ध क्षेत्र में बेहतर जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर बैटलफील्ड एक्सपीरियंस की बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर हम इसको राफेल जैसे विमान से कंपेयर करते हैं या F-35 से कंपेयर करते हैं तो वो दोनों बैटल प्रूवन हैं। तो लोग ये भी मांगते हैं डेटा कि क्या रूस ने कभी युद्ध में इसका इस्तेमाल किया है। रूस का दावा तो है कि उन्होंने यूक्रेन के अगेंस्ट जो Su-57 है उसको युद्ध में इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन में इसका यूज़ किया गया है और जहां पर इसने जो वेस्ट के एयर डिफेंस सिस्टम है उनको चकमा दिया है। हालांकि इन अभियानों की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं है, या अगर पुष्टि है भी तो वो काफ़ी सीमित है। लेकिन रूस इस विमान को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रहा है और उनका दावा है उनके एंड से कि इस विमान ने अपनी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है इसका लोहा मनवाया है। और इसीलिए रूस का ये कहना है कि भारत को एक कॉम्बैट प्रूवन जेट की ज़रूरत है और भारत की ये रिक्वायरमेंट ये विमान काफ़ी अच्छे से पूरा कर सकता है। और रूस का कहना है कि जब वास्तविक परिस्थितियां आती हैं तभी विमान की क्षमता साबित होती है और इस विमान ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। देखिए, अगर भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो भारत को भी कई संभावित फायदे मिल सकते हैं। पहला फायदा तो यह है कि 5वीं पीढ़ी के जो विमान की क्षमता है वो भारत को जल्दी मिलेगी, क्योंकि आप सबको पता है कि एमका को आने में अभी तकरीबन 2035 से ज़्यादा का समय लग सकता है। और ऐसे में जो Su-57 फैलन है ये भारत की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। भारतीय उद्योगों को बड़ा काम मिलेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को नया उत्पादन कार्यक्रम मिलेगा। भारतीय हथियारों के इंटीग्रेशन की संभावना बढ़ेगी और भविष्य में निर्यात के अवसर भी बन सकते हैं अगर समझौते की इसकी अनुमति हुई। लेकिन चुनौतियां भी हैं। हालांकि हर चीज़ इतनी आसान नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां भी हैं। जैसे पहला सवाल ये है कि क्या रूस भारत वास्तव में महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को करेगा। दूसरा सवाल कि क्या भारत भविष्य में इसे अपने स्तर पर अपग्रेड कर पाएगा। और तीसरा सवाल ये है कि क्या ये प्रोजेक्ट एमका के विकास को प्रभावित करेगा। और चौथा सवाल ये है कि क्या इसकी लागत भारत के बजट के अनुरूप होगी। और अगर इन सारे सवालों का जवाब पॉजिटिव है तो निसंदेह भारत को फिर इसके बारे में विचार करना चाहिए। कुछ विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर भारत सीमित संख्या में Su-57 को खरीदता है तो ये एमका परियोजना जारी रहेगी और उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर भारत बड़ी संख्या में इनके तरफ जाता है तो फिर हमें जो ये फाइनेंशियल अभी एस्पेक्ट है इसको देखना पड़ेगा। खैर, जो भी हो, अब ये निर्णय तो भारत सरकार का ही है। आप क्या मानते हैं, क्या भारत को इस विमान के साथ जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि Su-57 हमें खरीदना चाहिए या फिर पूरी ताकत एमका पर लगानी चाहिए? अपनी राय आप हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।